इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही दावों की सियासत तेज हो गई है। जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दावा है कि 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, तो वहीं शिवपाल यादव का कहना है कि 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। यूपी में चुनावी दंगल को जीतने के लिए बीजेपी ने अभी से मेहनत शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे ने कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश की है। लखनऊ में नितिन नवीन ने 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है। बीजेपी की तैयारी यूपी में तीसरी बार कमल खिलाने की है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव के मैदान में रखी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही सपा भी जीत की हुंकार भर रही है। फिरोजाबाद में सपा के दिग्गज नेता शिवपाल यादव ने नितिन नवीन की तरह ही दावा किया है कि 2027 में सपा सरकार बनाने जा रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरी तरह से और 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और सरकार इसलिए बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो नहीं सकती। देश और प्रदेश की जनता के लिए कोई अच्छा काम नहीं, केवल झूठ बोले, सुबह से शाम तक केवल झूठ बोले। तो इसलिए 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, मुख्यमंत्री बनेगी। पूरे प्रदेश में इतनी समस्याएं थी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। यूपी में बीजेपी और सपा में ही टाइट फाइट मानी जा रही है। ऐसे में दोनों दलों का जीत का दावा करना स्वाभाविक है। इससे पहले अखिलेश यादव भी नितिन नवीन पर हमला करते हुए दावा कर चुके हैं कि यूपी ने बीजेपी की रिटर्न टिकट कंफर्म कर दी है। अगर 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो बीजेपी को 2017 में 312, वहीं 2022 में 255 सीटें मिली थी, यानी बीजेपी को 57 सीटों का नुकसान हुआ था। वहीं 2017 में सपा को 47 तो 2022 में 111 सीटें मिली थी। साफ तौर पर सपा को बढ़त मिली, लेकिन सत्ता नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी चोट करने वाली सपा को उम्मीद है कि इस बार सीटें भी बढ़ेंगी और सत्ता भी मिलेगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री योगी तक ने मैदान संभाल रखा है। अब देखना होगा कि किसका दावा सही और किसका हवाई साबित होता है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर जनसुराज के प्रत्याशी होंगे। प्रशांत किशोर का कहना है कि जनता का आशीर्वाद मिला तो जीतेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जीता तो विधानसभा में जनता की आवाज उठेगी। बता दें कि बांकीपुर सीट लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। आज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के उपचुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। बिहार में बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मनोज भारती ने ऐलान कर दिया है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर उम्मीदवार होंगे।
जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से मुकाबला कड़ा और दिलचस्प दोनों हो गया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि बांकीपुर से अगर जीत मिलती है तो उससे पार्टी का मनोबल काफी बढ़ेगा और पार्टी आगे बढ़ेगी। विधायक बन जाने से पूरा बांकीपुर सुधर जाए ये शायद जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझिए कि आप अगर जिताकर जन स्वराज का एक प्रतिनिधि वहां भेजते हैं तो 242 विधायकों पर हम लोग भारी पड़ेंगे। प्रशांत किशोर का जोश भी हाई नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर का कहना है कि उपचुनाव बिहार की मौजूदा सरकार की परीक्षा है। कि हम लोगों की नजर में जो बांकीपुर का चुनाव है, ये पिछले 6 महीने में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के कामकाज पर, उस सरकार के चाल चरित्र चेहरा पर, उनकी नीति पर, उनके नियमावली पर जनता का एक जनमत होने जा रहा है। बांकीपुर के चुनाव में अगर भाजपा को जीत मिलती है तो मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो उनकी नीति है, जो उनका चेहरा है, जो वो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें बिहार के लोगों की सहमति है। वहीं चर्चा ये भी है कि बांकीपुर सीट से कांग्रेस, आरजेडी सहित कई विपक्षी दल उम्मीदवार नहीं उतारते। इस पर क्या कहा प्रशांत किशोर ने, सुनिए। अकेले चुनाव लड़ रहा है, उनके हम लोग की नीतियों पर, हम लोग के सिद्धांतों में कोई समझौता नहीं है। बाकी जो लोग समझते हैं कि जन स्वराज की मदद करनी चाहिए, उन सबको निमंत्रण है, वो आए, साथ में खड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़े बड़े अपडेट बताते हैं। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई सीट, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प। अब तक बीजेपी ने नहीं किया उम्मीदवार का ऐलान। 30 जुलाई को वोटिंग और 3 अगस्त को मतगणना। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव नितिन नवीन के इस्तीफे की वजह से हो रहा है। नितिन नवीन इस सीट से 5 बार से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में ये सीट बीजेपी की प्रतिष्ठा के लिए अहम है। वहीं अब तक अपनी चुनावी रणनीतियों से कई दलों को सत्ता दिला चुके प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज मात्र 3.34% वोट शेयर के साथ एक भी सीट जीतने में नाकाम रही थी। तब प्रशांत किशोर ने खुद माना था कि चुनाव ना लड़ना उनकी रणनीतिक भूल थी। अब प्रशांत किशोर इस भूल को सुधार रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर बीजेपी को कितनी चुनौती दे पाते हैं और पहली चुनावी जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं। हमारे देश में क्रिकेट को धर्म की तरह पूजा जाता है। क्रिकेट प्रेमी अपना काम धाम छोड़कर मैच देखते हैं। फिलहाल भारत और इंग्लैंड के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में इंटरनेशनल T20 मैच हो रहा है, लेकिन मैच के दौरान एक विज्ञापन पर बवाल हो गया। दरअसल ये विज्ञापन ड्यूरेक्स का एडल्ट विज्ञापन था। लाइव मैच के दौरान इस विज्ञापन ने देश में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने इसे लेकर सीधे बीसीसीआई को कटघरे में खड़ा किया है। मैच के लाइव टेलीकास्ट के दौरान स्क्रीन पर ड्यूरेक्स के विज्ञापन को लेकर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि मैच के दौरान एडल्ट विज्ञापन दिखाना शर्म की बात है। हमारे देश में क्रिकेट को एक धर्म की तरह माना जाता है। क्रिकेट प्रेमी अपना काम धाम छोड़कर मैच देखते हैं। फिलहाल भारत और इंग्लैंड के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में इंटरनेशनल T20 मैच हो रहा है, लेकिन इस मैच के दौरान एक विज्ञापन पर बवाल हो गया। दरअसल ये विज्ञापन ड्यूरेक्स का एडल्ट एडवर्टीजमेंट था। लाइव मैच के दौरान इस विज्ञापन ने देश में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने इसे लेकर सीधे बीसीसीआई को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैच के लाइव टेलीकास्ट के दौरान स्क्रीन पर ड्यूरेक्स के विज्ञापन को लेकर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि मैच के दौरान एडल्ट विज्ञापन दिखाना शर्म की बात है। छोटे बच्चे भी क्रिकेट देखते हैं। बीसीसीआई को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अरे ये एडल्ट एडवर्टीजमेंट है, बच्चे अपने माँ बाप के साथ देखते हैं और ये एडल्ट एडवर्टीजमेंट वो बच्चे हैं, ना समझ हैं, 16 साल से छोटे हैं। क्रिकेट देश में धर्म की तरह माना जाता है। जब मैं देख रहा था तो उस समय 44 करोड़ लोग देख रहे थे और उसमें एक एडल्ट एडवर्टीजमेंट आ जाना,
माँ बाप को समझ नहीं आता कहाँ देखें, बच्चे उसको समझते नहीं, पूछते हैं क्या है, क्या प्रभाव डालेगा किसी के भी मस्तिष्क में। यह तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब तो बीसीसीआई को देना चाहिए ना। कैसे वो अलाउ कर रही है ये सब। कीर्ति आजाद के इस बयान के बाद देश के राजनीतिक गलियारों और धार्मिक मंचों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। विपक्ष के कई नेताओं ने उनके सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि क्रिकेट को भारत में एक धर्म की तरह देखा जाता है, जिसे हर उम्र के लोग, खासकर बच्चे, बहुत चाव से देखते हैं। वहीं देश के प्रमुख संतों और धार्मिक गुरुओं ने भी कीर्ति आजाद के इस स्टैंड का खुलकर समर्थन किया है। संतों का कहना है कि टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मर्यादा की सीमाएं लांघी जा रही हैं। निश्चित रूप से यह निंदनीय है, और क्योंकि जो खेल है हमारे छोटे बच्चे से लेके बड़े सारे परिवार के साथ हम देखते हैं, और इस प्रकार के एक, मैंने कहा, एक लाइन होता है, एक मोरल लाइन होता है कि हम किन चीजों को किस समय कहाँ ये करें। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ये निराशाजनक मैं कह सकता हूँ, या ये कह सकता हूँ कि ये शर्मनाक है इस प्रकार के अगर आप ऐड दिखला रहे हैं तो। You know, when the advertisement is given, there is certain standard should be maintained, and advertisement, if of the common people is one thing, in all people is one. It includes children, it should be different. So different nature of advertisement depend of the nature of the advertisement, how much should be shown, advertised. It is those who are looking after them, their duty it is to see. If they are not concerned, so these things happening. क्रिकेट का मैच जब चलता है पूरा परिवार देखता है, बच्चे बुजुर्ग सब साथ में बैठकर देखते हैं। उस समय ऐसे विज्ञापनों से बचना चाहिए, ये हमारी सलाह है। समाज इसका विरोध कर रहा है, अच्छा मैसेज नहीं जाता है, इसलिए इस तरह की चीजों से बचे तो अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से कीर्ति आजाद के बयान से हम लोग सहमत हैं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी खेल लोकप्रियता है उसका कि भारत के अधिकतम जो युवा हैं उसको देखते हैं, और जो लगभग 15 वर्ष से लेकर के 30-40 वर्ष तक के बच्चे हैं, जवान हैं, युवान हैं, महिला पुरुष, सब लोग परिवार के साथ बैठ करके देखते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक एडवर्टाइज करना बहुत निंदनीय है। इसका हम सभी लोग विरोध करते हैं कि कहीं पर भी सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक एडवर्टाइज नहीं चाहिए। कीर्ति आजाद जी का कहना जो है, जहां तक है, लगभग सार्थक है, और इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का गुरेज नहीं है कि जिस प्रकार से इन सब चीज़ों का ऐड दिखाया जा रहा है, जो प्रचार किया जा रहा है। प्रचार तो ठीक है, प्रचार होना भी चाहिए। आज की शिक्षा पद्धति में डाल दिया गया इन सब चीज़ों को कि बच्चों को अंदर जो है सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है तमाम ऐसी चीजें हैं कि आप करिए, ठीक है, लेकिन जो उसमें दृश्य आप दिखा रहे हैं वो दृश्य अच्छा नहीं दिखा रहे हैं। उस दृश्य के साथ जो है आपको समझौता करना होगा। नियमों की अगर बात करें तो बीसीसीआई सीधे तौर पर कोई विज्ञापन तय नहीं करती, बल्कि ब्रॉडकास्टर्स के पास इसके अधिकार होते हैं। हालांकि बीसीसीआई के नियमों के तहत राजनीतिक या धार्मिक विज्ञापनों पर बैन है, लेकिन एडल्ट एड्स को लेकर गाइडलाइंस अब भी धुंधली हैं। अब देखना ये होगा कि कीर्ति आजाद, विपक्ष और संतों के इस भारी विरोध के बाद क्या बीसीसीआई या सरकार लाइव स्पोर्ट्स के दौरान विज्ञापनों की टाइमिंग को लेकर कोई बड़ा कदम उठाती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल पहली अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर चर्चा की संभावना है। साथ ही महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफों को लेकर भी मंथन किया जा सकता है। इसके अलावा मंदिर की वित्तीय व्यवस्था, सीओ पद के सृजन और भविष्य की प्रशासनिक संरचना पर भी विचार किया जाएगा। उधर एसआईटी की जांच लगातार जारी है और अब तक इस मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन अब सबकी नजरें कल होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक पर है, जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद हो रही है, जहां सिर्फ एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट ही नहीं, बल्कि महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर भी चर्चा होगी।
बैठक दोपहर 3 बजे दिल्ली के मणिराम दास छावनी में होगी। माना जा रहा है कि इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट पर चर्चा। इसी के साथ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर भी विचार होगा। आपको बता दें, ट्रस्ट के नियमों के अनुसार इस्तीफा स्वीकार करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होगा। बैठक में सिर्फ इस्तीफों पर ही नहीं बल्कि भविष्य की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा होगी। राम मंदिर के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए सीईओ पद सृजित करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके अलावा मंदिर की वित्तीय व्यवस्था, चढ़ावे की निगरानी और प्रबंधन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी मंथन होगा। ट्रस्ट की बैठक पर प्रेमानंद गिरी महाराज ने साफ कहा है कि अंतिम फैसला जांच रिपोर्ट के आधार पर होगा और इस्तीफों समेत दूसरे मुद्दों पर संतों की समिति निर्णय लेगी। वो तो जांच ने जो बताया है वो जांच का है। संत बैठक में क्या कहते हैं वो बाद में पता चलेगा। अभी तो उन लोगों की रिपोर्ट है, किसको क्या कहा है नहीं कहा है, जांच में कितना है, रिपोर्ट के आधार पर किया है। बाकी तो समिति क्या निर्णय करती है तैसा होगा, कौन हटता है कौन रहता है क्या होता है। ठीक है, कल ही मीटिंग भी होनी है। हाँ, उम्मीद है कुछ बेहतर की तरफ बढ़ेगा। हाँ, बेहतर ही होगा, जो कुछ होगा बेहतर होगा। वहीं ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि ट्रस्ट जो भी फैसला करेगा वो सभी को स्वीकार होगा। बैठक जो ट्रस्टों से निर्णय वैसे ही होगा और जो ट्रस्टों की बात होगी, रामनाथ का जो लेन देन मामला हो सब बातचीत करेंगे। वो तो रामनाथ ठीक कर रहे हैं, जो जेल में चले बड़ा अच्छा हुआ, उनको फांसी देना जरूरी है। रामलला के यहाँ चोरी कर लिया था, वो तो जो ट्रस्ट वाले जो निर्णय लेंगे वही हम भी मान लेंगे। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि ये बैठक अयोध्या की जगह दिल्ली में क्यों हो रही है। हमारी रूटीन की मीटिंग है, हर साल होती है। हमने पहले अयोध्या में रखा था और अयोध्या के इन सारे इंसिडेंट्स के कारण वहाँ के लॉजिस्टिक्स गड़बड़ाने लगे थे, तो हमने उस मीटिंग को उस समय पोस्टपोन कर दिया। अब वो दिल्ली में हो रही है, तो इसमें इससे बड़ा कोई तिलस्म नहीं है। उधर एसआईटी ने भी अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। बैठक से ठीक एक दिन पहले रविवार को जांच अधिकारी और सीओ आशुतोष तिवारी अयोध्या जिला जेल पहुंचे, जहां उन्होंने गिरफ्तार 8 में से 5 आरोपियों से पूछताछ की। अब सबकी निगाहें कल होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर हैं, क्योंकि यही बैठक तय करेगी कि चोरी के मामले में ट्रस्ट का अगला कदम क्या होगा। क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर होगा और राम मंदिर की व्यवस्था में क्या बड़े बदलाव किए जाएंगे। आगरा में महिला ने पति की हत्या कर शव को घर के बाथरूम में दफना दिया, ऊपर से फर्श बनवा दिया और उसी बाथरूम में रोजाना नहाती रही। 45 दिनों तक पुलिस और घर वालों को गुमराह किया। जांच के दौरान महिला पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज देखती रही और रोने का नाटक भी करती रही। गिरफ्तार आरोपी पत्नी रूबी को कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। कि रूबी को अब कौन नहीं जानता। रूबी ने अपने पति को मारकर बाथरूम में दफना दिया और करीब 45 दिन उसी बाथरूम में नहाती रही। गिरफ्तार आरोपी पत्नी रूबी को कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत में रूबी की ओर से पैरवी करने के लिए कोई वकील मौजूद नहीं था। बता दें कि रूबी पर अपने पति की हत्या कर सबूत मिटाने के इरादे से शव को घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफनाने का आरोप है। हत्या के बाद उसने शव को छिपाने के लिए बाथरूम का फर्श दोबारा बनवाया और ऊंचा कराने के बहाने वहां सीमेंट का नया निर्माण कराया, ताकि किसी को वारदात की भनक तक न लगे। जिस मिस्त्री ने लाश के ऊपर सीमेंट से प्लास्टर किया, उसने बताया कि रूबी ने पहले ही लाश पर मिट्टी डाल रखी थी, उससे केवल प्लास्टर करने के लिए कहा। मिस्त्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए।
मेरे पास मैं बिचपरी काम कर रहा था, 1-2 बजे फ़ोन आया दिन में कि छोटा सा काम है, तुलसी देवी की नाम की लेडी ने फ़ोन किया। मैं बराबर हूँ क्योंकि वहाँ काम करके आया हुआ था, तो मैंने कि शाम को आके काम देख लूँगा। तो 6 साढ़े 6 बजे वहाँ पे मैं पहुँचा, तो वो लेडीज़ मिट्टी डाल रही थी बाल्टी में भर-भर के बाथरूम के अंदर। तो उसने बोला कि अभी कर दो। मैं अभी तो नहीं हो पाएगा, मैं कल सुबह आके कर देंगे काम। लेडीज़ घर में अकेली थी और फिर तुलसी देवी आ गई वहाँ पे, दोनों आपस में बात करती रहीं। आधे घंटे का काम था, मैं करके अपने घर आ गया। इस मामले का खुलासा होने के बाद यह हत्याकांड देश भर में चर्चा का विषय बन गया। इसके साथ ही हत्या के पीछे की वास्तविक वजह, वारदात की पूरी टाइमलाइन और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी गहन पड़ताल की जा रही है। इससे पहले पूछताछ के दौरान रूबी ने जो कहानी बताई, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक रूबी ने पहले खीर में 15 से 16 नींद की गोलियां मिलाई और पति सुरेंद्र शर्मा को खिला दी। इसके बाद उसने अकेले ही पति की हत्या कर दी। वहीं मृतक सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा और पड़ोसियों का क्या कहना है, सुनिए। ये 1.5 महीने करीब पहले लापता हुआ था। गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा दी गई थी। 3 तारीख को उसने कन्वेंस किया कि मैंने बॉडी को यहाँ दफना किया। उसके बाद में मैंने उसको यहाँ से निकलवाया बॉडी को, उसको पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद में अब बॉडी कल ले आ चुके हैं पुलिस वाले। यही सारी चीजें में कारण तो ये पुलिस वाले पता करेंगे, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। मुझे 3 तारीख की सुबह 6 बजे पता चला। और दोनों का ऐसे ही था, आपसे में लड़ते झगड़ते रहते और प्यार भी बहुत करता था वो, उसको समझेंगे। पता नहीं इसमें कैसे कहाँ से बात बन गई। लड़की भी बेचारी ठीक थी, कपड़े बड़े सीती थी मोहल्ले वालों के, गुजारा भी करती थी। उनके परिवार में एक बुढ़िया है माता जी। जांच के दौरान रूबी ने सभी को ये कहकर गुमराह किया कि सुरेंद्र उससे झगड़ा कर 5,000 रुपए लेकर घर छोड़कर चले गए हैं। वह खुद भी कुछ दिनों के लिए राजस्थान चली गई। इस दौरान वह पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज देखती रही, पति को याद कर रोने का नाटक करती रही और हर सवाल का अलग जवाब देकर जांच को भटकाने की कोशिश करती रही। बता दें कि अब तक की पूछताछ में यही सामने आया है। रूबी ने यह भी बताया कि उसका पति शराब पीता था, आए दिन उसके साथ मारपीट करता था, कोई काम नहीं करता था, घर का खर्च उसकी मां की सरकारी पेंशन से चलता था। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसने सुना वह सुनकर दंग रह गया। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत की नींद सुलाने के बाद उसको अपने ही बाथरूम में दफन कर दिया और उसके बाद पत्नी ने थाना सिकंदरा में जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और लगातार पति को ढूंढने का वो पत्नी नाटक करती रही, लगातार प्रयास करती रही और उसने लापता के कॉलोनियों में पोस्टर बैनर भी लगाए। जिसके बाद लगातार उसके परिजन जो सुरेंद्र शर्मा है उसके परिजनों ने पूछताछ की तो पत्नी लगातार उनको गुमराह करती रही और बताती रही कि वह लड़कर कहीं बाहर चले गए हैं। लेकिन 1.5 महीने के बाद तकरीबन 45 दिन के बाद इस मामले का खुलासा आगरा पुलिस ने किया है। आगरा पुलिस उस मकान में पहुंची, उस बाथरूम तक पहुंची जहां पर सुरेंद्र शर्मा का कंकाल मिला और पुलिस ने वहां की खुदाई कराई तो वहां पर उसका कंकाल मिला। पुलिस ने उस कंकाल को बरामद कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है, उसकी जांच चल रही है। हालांकि पुलिस ने उस महिला को भी, जो रूबी नाम की महिला है, उसको भी हिरासत में ले लिया है। हालांकि उसको कल कोर्ट में पेश किया गया था, 14 दिन के लिए उसको न्यायिक जेल में भेजा गया है। साफ तौर से कह सकते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। वहीं जिस तरीके से सवाल खड़ा हो रहा था कि एक अकेली महिला ने अपने पति को मारा और उसके बाद उसको अपने ही बाथरूम में दफन किया गया, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता था कि अकेली महिला ने ये कार्य कैसे कर लिया। हालांकि जब तक इस मामले की परतें खुलती रहीं और साफ तौर से आज एक नया मोड़ सामने आया है कि जो राजमिस्त्री था वह भी मीडिया के सामने आया है और उसने भी इस राज का पर्दा खोला है। साफ तौर से कह सकते हैं कि उस राजमिस्त्री को उस महिला ने बुलाया था अपने बाथरूम का फर्श करवाने के लिए। वो राजमिस्त्री गया और 500 रुपए
उस कार्य के लिए, जिसके बाद वह फर्ज कर चला गया। हालांकि पुलिस ने भी उस राजमिस्त्री से पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद उसको जाने दिया है। पूरे मामले की आगरा पुलिस गहनता से जांच कर रही है। अपने सहयोगी सोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।